हाँ तो गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक होगा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। अब आपका सबका सवाल यही होगा कि सर ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से किस तरीके से हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के और भी तरीके हैं, बट ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से जो क्वेश्चन आएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आपके पास आने वाला है। अभी तक हमने देखा था कि किस तरीके से लिफो मेथड से किया, हमने फिफो मेथड से किया, फिर हमने देखा कि स्टॉक टेकिंग अगर हम बिफोर और आफ्टर 31 मार्च करें तो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। होता क्या है, नॉर्मली आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर एक बार जाते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया है आप लोगों ने अभी तक। बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, देखो आप यहां लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक, यहां आप लिखते हो परचेजेस, और परचेजेस नेट आती है बेटा। नेट का मतलब है हमारे पास कोई भी अगर परचेजेस दी हुई है उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करके आएंगी। फिर हम यहां लेते हैं कोई भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको, ठीक है। यहां आपकी आएगी सेल्स, सेल्स भी कौन सी आती है, नेट आती है। अगर उसमें कुछ रिटर्न का एलिमेंट है तो माइनस कर देते हैं। और फिर हमारा यहां आता है क्लोजिंग स्टॉक। और अभी तक हम करते आए हैं बैलेंसिंग फिगर से हमारे पास क्या आता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरीके से हमने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन की है। लेकिन अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। सर कैसे करेंगे, इस पे जाना है। देखो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इसका मतलब और इस चैप्टर का पर्पस दोनों एक ही है कि हमें करना क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करनी है। अलग अलग तरीके से आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए पूछा जा सकता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिर इधर सेल्स आती है, सेल्स में और क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर से ग्रॉस प्रॉफिट आता था अभी तक। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, सेल्स के अंदर जो भी आपकी सेल्स होती है उसके अंदर दो एलिमेंट होंगे। एक होता है आपका कॉस्ट का एलिमेंट और एक होता है आपका प्रॉफिट, या हम लिख देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट का एलिमेंट। दो एलिमेंट आपके पास होंगे, एक तो सेल्स कॉस्ट का होगा और एक ग्रॉस प्रॉफिट का एलिमेंट होगा। तो जो हमने यहाँ सेल लिखी हुई है, ये हमने जो सेल लिखी हुई है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये कॉस्ट प्लस जीपी है। ओके, अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम इक्वेशन में बना सकते हैं क्वेश्चन को, कि इक्वेशन क्या आ सकती है हमारे पास। बेटा बहुत सिंपल सा है, कोई भी अकाउंटिंग का क्वेश्चन कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखना कि आप कर क्या रहे हो। आप डेबिट साइड में क्या कर रहे हो, क्रेडिट साइड में क्या कर रहे हो। डेबिट साइड में आप खर्चों को लिख रहे हो, क्रेडिट साइड में आप इनकम को लिख रहे हो, तो उससे क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। तो अल्टीमेटली इसकी इक्वेशन बन सकती है हमारे पास। इक्वेशन क्या बन रही है, अगर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है प्लस मेरे पास परचेजेस है प्लस मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस है प्लस मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, और अगर उसमें से मैं किसको माइनस कर दूं, सेल्स को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ सकता है, क्लोजिंग स्टॉक। सर ये कुछ समझ में नहीं आया हमें, आपने किस तरीके से किया। बेटा हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं। ये जो साइड दिया हुआ है उसको एक तरफ लिख रहे हैं, इस साइड को एक तरफ लिख रहे हैं। कैसे कर सकते हैं एक बार देखो। और आपके पास क्या हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ये हो गया। अब ये किसके बराबर होता है आपका, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक का। अब मुद्दा ये आता है क्या क्या हम इस सेल्स को कैसे लिख सकते हैं। सेल्स को हम लिख सकते हैं, ये क्या है, कॉस्ट प्लस जीपी है।
सेल्स का मतलब ही क्या है, सेल्स के अंदर दो एलिमेंट आपको मिलेंगे, एक कॉस्ट का मिलेगा, एक ग्रॉस प्रॉफिट का मिलेगा। तो बेटा ये भी हो सकता है क्या, देखो हम क्या करें, अगर दोनों साइड से हम ग्रॉस प्रॉफिट को हटा देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, फॉर्मूला निकल के आ जाएगा हमारे पास ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू कॉस्ट प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम एक और काम कर सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू सॉरी माइनस कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। एन नंबर ऑफ फॉर्मूलाज इसके ऊपर हमारे बन सकते हैं, तो हमें इतने ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं बनाने हैं, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सेल्स के अंदर दो चीजों का एलिमेंट होता है, क्या क्या, कॉस्ट होगी प्लस ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लोगे, आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर जब हमें क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं दिया हुआ है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्या, सर कैसे निकालेंगे, बेटा बहुत सिंपल सा है, आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए सेल्स की नीड होगी, बट क्या ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमेशा क्लोजिंग स्टॉक की नीड होगी, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट की रेट गिवन है क्वेश्चन में, ऐसा हो सकता है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दी हो क्वेश्चन में, ऐसा पॉसिबल है बच्चों कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट की रेट क्वेश्चन के अंदर गिवन हो। अगर ग्रॉस प्रॉफिट की रेट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो फिर आप क्या करोगे, जो भी आपकी सेल्स दी हुई है उसे मल्टीप्लाई करोगे किससे, ग्रॉस प्रॉफिट रेट से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाए, भाई अगर मुझे कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है बैलेंसिंग फिगर से, तो एक एक चीज नहीं है तो काम चल जाएगा ना। जैसे मेरे पास नॉर्मली मैं क्या करता हूं, नॉर्मली क्या करता हूं मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालता हूं बैलेंसिंग फिगर से, बट क्या मैं परसेंटेज बेसिस पे ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकता हूं, सर कैसे होगी, सेल्स मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेट, क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट की रेट क्या है, तो अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दी हुई है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो आप क्या करोगे, सिंपल सा इन सबको प्लस करोगे, इसमें से माइनस किसे कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है या फिर नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, आप आपने सुना होगा और पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या कॉन्सेप्ट है, कोई बताएगा बच्चा, व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? रूढ़िवादिता का सिद्धांत क्या बोलता है, कंजर्वेटिज्म या रूढ़िवादिता का सिद्धांत क्या बोलता है, बताओ, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या रूढ़िवादिता का सिद्धांत। बेटा ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप अपने एंटिसिपेटेड अनुमानित लॉसों को, एंटिसिपेटेड लॉसेस को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, और एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करते हो। तभी आपके पास कॉन्सेप्ट आया था कि कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे हम स्टॉक को रिलाइज करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आया है। कैसे देखो, रूढ़िवादिता का सिद्धांत या कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैंने क्या बोला आपको कि आप क्या कर रहे हो, एंटिसिपेटेड लॉसेज हैं उन्हें क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स को क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है आपका, कंजर्वेटिज्म बोलता है। अब सर इसको हमको कुछ एग्जांपल के साथ समझाओ तो मजा आएगा। भाई एक चीज बताओ, मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है मेरा, उसकी कॉस्ट कितनी है, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है, 50,000 रुपए है, मतलब मैंने 50,000 रुपए में वो स्टॉक बाय किया है, 50,000 रुपए में मैंने स्टॉक खर्च परचेज किया है। अब उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू 45,000 ही है, तो आप बताओ किस पे रिकॉर्ड करें हमें से, अगर मेरी नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 45,000 ही है, तो मैं कितने पे रिकॉर्ड करूंगा इसको, बताओ भाई। whichever is less. विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लेस, तो आप रिकॉर्ड करोगे क्लोजिंग स्टॉक को, रिकॉर्ड करोगे क्लोजिंग स्टॉक को 45,000 रुपीज, ठीक है, आपका क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होगा 45,000 रुपीज पे। ऐसा क्यों किया हमने, ये इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको नेट रिलाइजेबल वैल्यू के बारे में भी बता देता हूं, ये क्या होती है। सपोज मेरे पास क्या है ऐसी चीज, ये कैलकुलेटर है, बेटा मेरे पास एक कैलकुलेटर है,
इसको मुझे बेचना है, ठीक है, कैलकुलेटर को मुझे बेचना है मार्केट में, और मैं इस कैलकुलेटर को बेचना चाह रहा हूँ मार्केट में, तो मैं पूछता हूँ भाई ये कितने में बिक जाएगा। तो आजकल आपको पता है कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आप लोग भी वहां बैठ के पढ़ रहे हो, मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ। तो ऑनलाइन मैंने इसको एक वेबसाइट पे डाल दिया कोई भी वेबसाइट पे ले लो, आप फ्लिपकार्ट पे डाल दिया या फिर OLX, कहीं पे भी मैंने इसको बेचने के लिए डाल दिया कि भैया ये कैलकुलेटर 500 रुपये में वहां बिक जाएगा। तो सेल्स कितनी हो गई इसकी? सेल्स वैल्यू हो गई 500 रुपीज, बट वहां मुझे इसके लिए 50 रुपए का कमीशन भी देना पड़ेगा। ध्यान से सुनना बात को, कि मैंने क्या बोला कि साहब ये कैलकुलेटर उस वेबसाइट पे 500 रुपए में बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 500 रुपए में कैलकुलेटर बिक रहा है, तो मैं NRV, नेट रिलाइजेबल वैल्यू 500 रुपए मान लू क्या? नहीं। पॉइंट क्या है? नेट रिलाइजेबल वैल्यू। ग्रॉस अमाउंट कितना आ रहा है मेरे पास? 500 रुपीज, बट नेट कितना आ रहा है मेरे को, मेरी जेब में कितना आएगा आप ये बताओ? 450 रुपए। क्यों? क्योंकि 500 रुपए तो मैं क्या कर रहा हूं, उससे ले रहा हूं, प्लस मुझे 50 रुपए कमीशन देना पड़ेगा, तो मुझे काट के वो कितना पैसा देगा? मुझे काट के वो पैसा देगा 450 रुपए। तो 450 रुपए जो आएगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नेट रिलाइजेबल वैल्यू। तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या हो गया? नेट रिलाइजेबल वैल्यू का बहुत सिंपल सा मतलब हो गया सेल्स माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। जो भी आपके बेचने के खर्चे होंगे उनको माइनस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी? नेट रिलाइजेबल वैल्यू। समटाइम्स क्वेश्चंस में दे देते हैं ऐसे कि इतने का माल बेचा हमने, उस पे इतना सेलिंग एक्सपेंसेस हुआ या कमीशन हुआ या फिर एजेंट को खर्चा देना पड़ा हमें। तो कोई भी चीज ऐसी होती है तो उसको हम माइनस करते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है, अब उसका बोला जाए कि नेट रिलाइजेबल वैल्यू निकालो भाई, तो जैसे 50 लाख रुपए में बिक रही है, बीच में कौन होते हैं? दलाल होते हैं या फिर ब्रोकर होते हैं। बोले 2%, 2% इस पे क्या लगेगी? दलाली लगेगी, ब्रोकरेज लगेगी। तो हम क्या बोले, बेचा कितने में हमने? सर 50 लाख में बेचा है, बट 2% जो दलाली दी है, तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी वजह से हमारे पास? 49 लाख रुपीज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि NRV का मतलब क्या होगा? सेल्स माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। तो यहां पे आप लिख सकते हो NRV इक्वल टू क्या होगा? सेल्स वैल्यू माइनस जो भी आपके सेलिंग के एक्सपेंसेस होंगे, सेल्स रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं हम? NRV। तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे आपका कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से अब। नो सर। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट लास्ट पॉइंट, वो क्या था? वो पॉइंट था हमारा कि कंजर्वेटिज्म क्या है। कंजर्वेटिज्म बोलता है कि एंटिसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड करो, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो। अब मुद्दा ये आता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो, मैंने बोला कि हमारा स्टॉक कितने में बिक रहा है? 45,000 में। मतलब अगर आप बेचना चाहें तो 45 में, और हमने खरीदा 50 में था। तो हम कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, उसको 45 पे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, 45 पे ही रिकॉर्ड करेंगे। और अगर वो 45 से ज्यादा बिक गया तो क्या हमारी कंपनी को फाइनेंशियली कोई नुकसान होगा क्या? अब आप एक चीज को सोच के देखना कि आपको किसी से पैसा आना है, या फिर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, आपको पैसा आना है, 50 लाख रुपए आना है, 50 लाख रुपए आना है, आपने सोचा कि 50 लाख रुपए मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। आपने उस 50 लाख रुपए के अकॉर्डिंग क्या कर लिया? अपने एडजस्टमेंट कर लिया कि इस 50 लाख में से 20 लाख ये दे दूंगा, 10 लाख ये दे दूंगा, 5 लाख ये दे दूंगा। आपने सब कुछ दिमाग में लगा लिया कि मुझे इस डेट को 50 लाख रुपए आने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपने पूरी प्लानिंग कर ली। अब जिस डेट को 50 लाख रुपए आने, उस दिन 50 लाख रुपए आपके पास नहीं आए, क्या आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे एडवर्स इंपैक्ट आएगा क्या? डेफिनेटली आएगा। आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो चली जाएगी, आपकी साख चली जाएगी, क्योंकि आप लोगों को टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो ये बोलता है कि जो आपका प्रॉफिट है ना, उसको आप रिकॉर्ड करो जब वो एक्चुअल में आ जाए। एंटिसिपेटेड को मत करो। अनुमान लगा लिया कि इतने का प्रॉफिट हो जाएगा, उसको रिकॉर्ड मत करो भाई। आप किसको करो? एक्चुअल में आ जाए। बट एंटिसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि आपको पता है कि ये लॉस हो रहा है, तो और हो सकता है या होना है, तो उसको रिकॉर्ड कर लो। उससे क्या फायदा होगा कि जब लॉस होगा तो आप उसके लिए तैयार होगे फाइनेंशियली और मेंटली। सपोज मुझे ये लग रहा है कि मेरा मेरा 1 महीने बाद 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी आने वाली है बिजनेस में, और वो एंटिसिपेट आपने कर ली। एंटिसिपेट करने के बाद 1 महीने के बाद वो लाइबिलिटी आई, तो आपने एंटिसिपेट कर ली, उसके लिए रिकॉर्ड कर लिया होगा, उसके लिए प्रोविजन बना लिया होगा, तो आप आराम से उसको पे कर पाओगे। सपोज 1 महीने बाद आपने जो एंटिसिपेट किया था लाइबिलिटी या लॉस को, वो नहीं हुआ, मतलब वो लॉस नहीं हुआ, आपको पेमेंट नहीं करना पड़ा। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसका एडवर्स इंपैक्ट आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा।
क्यों क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर लॉस नहीं हुआ है तो लिक्विडिटी हमारे पास बनी रहेगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पहले के जमाने के लोग यही तो करते थे। रूढ़िवादिता का सिद्धांत क्यों बोलते हैं इसको? पहले के लोग यही करते थे कि भैया जैसे बेटे का ब्याह करना है, बच्चों की एजुकेशन करनी है, तो वो घरों में क्या कर लेते थे, एंटिसिपेट कर लेते थे, भैया इतना पैसा 10 साल बाद चाहिए, इतना पैसा 15 साल बाद चाहिए, इतना पैसा, तो वो क्या करते थे, उसको अपने पास अकुमुलेट करके रखते थे, इकट्ठा करके रखते थे। जब नीड होगी तो क्या करेंगे, वो उसको यूज ले लेंगे। अगर नीड नहीं हुई तो वो पैसा पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट था, कंजर्वेटिज्म। अब मुद्दा ये आता है कि सर कंजर्वेटिज्म में आपने बता दिया, तो इसका यूज कैसे करेंगे हम क्वेश्चन में? बेटा एक चीज बताओ, आपको मेथड कौन सा पढ़ाया जा रहा है? आपको पढ़ाया जा रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करोगे आप कौन से मेथड से? क्रॉस प्रॉफिट मेथड से। अब क्या होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कि साहब हमारे यहाँ पे स्टॉक जो होता है वो दो टाइप का हो जाता है। एक तो स्टॉक होगा वो हो जाएगा नॉर्मल स्टॉक, और एक जो स्टॉक हो जाता है वो कौन सा हो जाता है आपका? एबनॉर्मल स्टॉक, या फिर एबनॉर्मल स्टॉक को हम बोल सकते हैं आउट ऑफ फैशन स्टॉक। बिजनेस में होता क्या है कि साहब आपने क्लोथ्स में ले लो या किसी भी चीज में ले लो, किसी भी प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हो, तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद कुछ प्रोडक्ट होते हैं वो आउट ऑफ फैशन चले जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, तो वो स्टॉक में तो रहते हैं, लेकिन वो कौन से स्टॉक कहलाएंगे फिर हमारे? वो कहलाएंगे एबनॉर्मल स्टॉक। और जो आउटडेटेड हो गया है स्टॉक, या फिर या फिर ऐसा स्टॉक जो आउटडेटेड हो गया है या आउट ऑफ फैशन हो गया है, उससे आप पैसा कैसे रियलाइज करोगे? सपोज मेरे पास कपड़ों का काम था, ठीक है, अब उस कपड़ों के काम में क्या हुआ बेटा, कपड़ों के काम में क्या हुआ, मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है इन टोटल 1.5 लाख का, इन टोटल मेरे पास 1.5 लाख रुपए का स्टॉक है। अब इसमें से मेरे पास 1,20,000 का तो कौन सा है? नॉर्मल स्टॉक है। नॉर्मल स्टॉक का मतलब क्या हुआ? ऐसा स्टॉक है जो मैं जब चाहूं तब उसको बेच सकता हूं और वो मार्केट में आराम से चलेगा। ठीक है, तो 1.5 लाख में से 1,20,000 का तो ऐसा स्टॉक है मेरे पास। अब कुछ स्टॉक मेरे पास ऐसा है जो स्लो मूविंग हो गया है। स्लो मूविंग का मतलब आउटडेटेड हो गया है। वो कितने का है? 30,000 का है। वो कितने का है? 30,000 का है। अब ये तो दोनों की कॉस्ट हो गई, ये इसकी कॉस्ट हो गई, ये इसकी कॉस्ट हो गई। नॉर्मल स्टॉक की कॉस्ट कितनी है? 1,20,000 रुपए। एबनॉर्मल स्टॉक की कॉस्ट कितनी है? 30,000 रुपए। मैंने इसको अलग कर लिया। अगर मैं नॉर्मल स्टॉक को मार्केट में बेचने जाऊंगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर मैं क्या अर्न करूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करूंगा, इसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ मुनाफा अर्न करूंगा ही करूंगा। तो यहां पे इसकी जो नेट रिलाइजेबल वैल्यू आ रही है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 1,50,000 रुपए। तो एक चीज बताओ, नॉर्मल स्टॉक को मैंने वैल्यू कितने पे किया होगा? नॉर्मल स्टॉक को मैंने वैल्यू कितने पे किया होगा? आप बोलोगे सर नॉर्मल स्टॉक को आपने वैल्यू किया होगा 1,20,000 पे। अब मैं बोलता हूं कि एबनॉर्मल स्टॉक की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 18,000 रुपए। ये बात हो रही है एनआरबी की। एनआरबी कितनी आ रही है इसकी? सॉरी, इधर कर देता हूं मैं। इसकी एनआरबी कितनी आ रही है मेरे पास? एनआरबी आ रही है इसकी मेरे पास 18,000 रुपए। तो मैं इसको रिकॉर्ड कितने पे करूंगा? 18,000 रुपए पे। यही होगा क्या बेटा? प्लीज ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, बस ये कॉन्सेप्ट समझना है आपको। मैंने बोला इन टोटल स्टॉक की कॉस्ट कितनी है? इन टोटल स्टॉक की कॉस्ट मेरी कितनी है? 1,50,000 है। उसको मैंने क्या दो टुकड़ों में डिवाइड किया। नॉर्मल स्टॉक की कॉस्ट कितनी है? 1,20,000 का है। एबनॉर्मल कितने का है? मेरा 30,000 का है। नॉर्मल स्टॉक की नॉट नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख है। तो नॉर्मल स्टॉक का वैल्यू किसमें करूंगा? विच एवर इज लोअर, दोनों में से, कॉस्ट और एनआरबी। तो कितने पे कर लिया मैंने? 1,20,000 पे इसको सॉरी 1,20,000 पे क्या करूंगा मैं? इसको रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि एबनॉर्मल जो स्टॉक है, एबनॉर्मल स्टॉक की कॉस्ट तो 30,000 है, लेकिन नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है? नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है बेटा, मुझे बताओ। नेट रिलाइजेबल वैल्यू आ रही है 18,000। तो मैं रिकॉर्ड कितने पे करूंगा? 18,000 पे। तो अब मैं जब बुक्स में लेके जाऊंगा स्टॉक को, तो कितने पे लेके जाऊंगा? 1,38,000 पे। क्या मुझे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू इस तरीके से करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, आपको क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू इसी तरीके से करना पड़ेगा। दो टाइप के स्टॉक हो जाएंगे, तो आपको नॉर्मल को अलग तरीके से करना पड़ेगा, एबनॉर्मल को
अलग तरीके से करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज यूज करूंगा। मैंने क्या किया है, 12,000 रुपए, 12,000 रुपए क्या कर दिए हैं मैंने, राइट ऑफ कर दिए हैं। बच्चों मैंने क्या किया है, 12,000 रुपए जो एबनॉर्मल स्टॉक का था उसे राइट ऑफ कर दिया है। 12,000 रुपए को मैंने एबनॉर्मल लॉस को राइट ऑफ कर दिया है, एबनॉर्मल स्टॉक को क्या कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया है। तो आपका क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा वो मैं समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे, कि नॉर्मल स्टॉक होगा, एबनॉर्मल स्टॉक होगा। एबनॉर्मल स्टॉक को आपको क्या कर रखा है, अपने राइट ऑफ कर रखा है, और राइट ऑफ कितना कर रखा है आपने, 12,000 कर रखा है। होता क्या है, देखो आपका ईयर स्टार्ट होता है, ये यहां पे ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, ये आपका 31 मार्च आ गया, ठीक है। आप यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होते हो, बट क्वेश्चन में क्या दिया होता है, क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि साहब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमारे पास स्टॉक था, यहां पे हमारे पास टोटल स्टॉक कितना था, हमारे पास स्टॉक की वैल्यू है, क्वेश्चन में दिया होगा 1,38,000, 1,38,000 का ये कौन सा स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। क्वेश्चन कैसे दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1,38,000, आउट ऑफ विच क्या देंगे ये, आउट ऑफ विच अब एबनॉर्मल स्टॉक था, एबनॉर्मल स्टॉक था जिसकी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी 30,000 रुपए, और उसमें से हमने राइट ऑफ कितना कर दिया है, 12,000 रुपए। इस तरह की लैंग्वेज आपको दी होगी, क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या दी होगी कि भैया हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1,38,000 का है, उसमें से हमारे पास इसमें एक ऐसा स्टॉक शामिल है, ऐसा स्टॉक इंक्लूड कर रखा है जिसकी ओरिजिनली कॉस्ट कितनी थी, 30,000 रुपीज, और हमने 12,000 रुपीज क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया था। अब आपको इस मुद्दा समझ में आ गया होगा कि इस 38 में 18,000 रुपए कौन सा स्टॉक है, एबनॉर्मल। भाई टोटल 30,000 रुपए का जो स्टॉक था एबनॉर्मल, उसमें से हमने 12,000 रुपए क्या किए, राइट ऑफ किए हैं। मतलब अब हमने कितने पे रिकॉर्ड कर रखा होगा, 18,000 पे। तो जब आपको बोला जा रहा है कि 1,38,000 का टोटल स्टॉक है, उसमें से अगर आपको नॉर्मल को और एबनॉर्मल को अलग करना है तो किस तरीके से करोगे आप इसको अलग, देखो 30,000 में से 12 माइनस किए तो 18, तो ये बच गया। तो हमारे पास नॉर्मल स्टॉक कितना है, 1,20,000। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, नॉर्मल एबनॉर्मल को अलग क्यों कर रहे हो, हमारा काम क्यों बढ़ा रहे हो। बेटा इसका आपका काम बढ़ाने का एक ही पर्पज है, एक ही रीजन है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करते हैं ना हम, वो हमेशा कौन से स्टॉक के ऊपर अर्न करोगे आप, नॉर्मल स्टॉक के ऊपर अर्न करोगे। एबनॉर्मल स्टॉक के ऊपर आप ग्रॉस प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हो। भाई जो डेड स्टॉक हो गया है, जो आपका चलन में नहीं है स्टॉक, उससे आप प्रॉफिट अर्न करने की सोच ही नहीं सकते। आप तो ये सोचोगे कि भाई इससे भाई मेरे को कॉस्ट मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा। कॉस्ट भी नहीं मिलती है तो उस पर तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट आना पॉसिबल ही नहीं है। और हमें किसकी वैल्यू करनी है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करनी है, तो हमें नॉर्मल स्टॉक के अकॉर्डिंग ही क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करनी पड़ेगी। इसलिए हमें नॉर्मल स्टॉक और एबनॉर्मल स्टॉक दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे दिया हुआ है कि इतना राइट ऑफ कर दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एबनॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट थी उसमें से इतना राइट ऑफ कर दिया है, मतलब अब इतने पे हमने एबनॉर्मल को रिकॉर्ड कर रखा है। ये पॉइंट समझ में आते ही ये क्वेश्चन सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके आसान हो जाएंगे। अब मैं एक बार फॉर्मेट बता देता हूं कि आप ग्रॉस प्रॉफिट सॉरी क्लोजिंग स्टॉक किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप आराम से कर पाओगे फिर बेटा इसको। आप आराम से यहां बनाओ अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ टोटल आ जाएगा, यहाँ एबनॉर्मल आ जाएगा और यहाँ नॉर्मल आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे कि हमारा ये नॉर्मल के लिए है, ये एबनॉर्मल के लिए है, और ये किसके लिए हो जाएगा, टोटल के लिए हो जाएगा। इसी तरीके से इस साइड बना लेंगे, ये हमारा नॉर्मल, ये एबनॉर्मल, और ये हमारा टोटल के लिए होगा। अब मुद्दा ये आता है कि जैसे ओपनिंग स्टॉक लिखोगे आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टू ओपनिंग स्टॉक, नॉर्मल का ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1,20,000,
एबनॉर्मल का कितना है 18,000 और 1,38,000। क्वेश्चन में आपको किस तरह से लैंग्वेज दी होती है वो समझ लो। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि टोटल स्टॉक कितना है ट्रेडिंग में, ये दिया हुआ आपको इस तरीके से दिया होगा कि टोटल स्टॉक ये था ओपनिंग, उसमें से ऐसा स्टॉक इंक्लूड है जिसकी कॉस्ट कितनी थी, जिसकी कॉस्ट कितनी थी ऐसा दिया होगा। आ गया, हाँ, कॉस्ट कितनी थी, जिसकी कॉस्ट थी हमारे पास 30,000 रुपए, आउट ऑफ विच 12,000 इज राइट ऑफ। तो 12,000 आपने राइट ऑफ कर दिया, कॉस्ट कितनी थी 30,000। तो हमने कॉस्ट और एनआरबी कितनी हो गई 18,000 एनआरबी हो गई, 30,000 कॉस्ट हो गई, तो हमने किस पर रिकॉर्ड कर रखा होगा 18,000 पे। तो ये निकालना अगर आपको आ गया तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन में और क्या क्या चीजें दी होंगी आपको दिया होगा सब परचेजेस दी होंगी, तो परचेजेस आप यहां लिख दोगे। फिर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए होंगे, आप यहां लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा ये ध्यान रखना, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज से आता है। और कैसे परसेंटेज लिखोगे ध्यान से सुनना, यहां पे आप लिखोगे बाय सेल्स। अब सेल्स भी दो टाइप की होंगी, एक तो नॉर्मल गुड्स की सेल होगी, एक एबनॉर्मल गुड्स की सेल होगी। तो आपको टोटल सेल्स दी होगी, क्वेश्चन में ये वाली सेल्स दी होगी आपको टोटल सेल्स। इस टोटल सेल्स में से आपको एबनॉर्मल को अलग लिखना है और नॉर्मल को अलग लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको टोटल सेल्स दी हुई है, उसमें से नॉर्मल गुड्स की सेल को अलग लिखना है, एबनॉर्मल सेल्स को अलग लिखना है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा ना आपका, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट जो होगी वो किसके ऊपर दी होती है, इस पॉइंट के ऊपर, इस सेल्स के ऊपर आपको ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दी होती है। तो आप क्या करोगे, आपको दो चीजों को अलग करना पड़ेगा क्वेश्चन में। पहला, आपका जो ओपनिंग स्टॉक है उसको नॉर्मल को अलग करना है, एबनॉर्मल को अलग करना है। दूसरा पॉइंट आप क्या करोगे, जो सेल्स दी हुई है उसमें भी आपको नॉर्मल वाला पोर्शन और एबनॉर्मल वाला पोर्शन अलग करना है। नॉर्मल के ऊपर आपको ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दी होगी, तो आप क्या करोगे यहां जब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हो, यहां जब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हो आप यहां पे क्या करोगे, सेल्स लोगे मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट अपॉन 100, तो आपका यहां आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो आपको डेबिट साइड में क्या क्या चीज चाहिए वो सारी आ गई क्या, आ जाएंगी सर। ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेजेस आ गई, डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्रेडिट साइड में आपकी सेल्स आ गई। बचा क्या है हमारे पास, बचा है सर हमारे पास वाई क्लोजिंग स्टॉक। और ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा आपके पास, बैलेंसिंग फिगर से। हमें कैलकुलेट क्या करना था, क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंसिंग फिगर से हम आराम से हमारा क्या निकाल सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। तो प्लीज केयरफुली इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए दो ही टेक्निक आपको आजमानी है। क्या क्या, एक तो ओपनिंग स्टॉक को नॉर्मल को और एबनॉर्मल को अलग करना है, सेल्स को नॉर्मल को एबनॉर्मल को अलग करना है। जो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट अप्लाई करनी है वो किसके ऊपर करनी है आपको, नॉर्मल सेल्स के ऊपर करनी है, क्योंकि एबनॉर्मल सेल्स के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट की रेट होती नहीं है। एबनॉर्मल हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि 18,000 पे हमने रिकॉर्ड कर रखा, हो सकता है इसको 32,000 में बेच दे, हो सकता है ये 32,000 से भी कम, ये 4,000 में ही बिके, हो सकता है बिके ही ना। तो एबनॉर्मल पे हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, हमें जो फोकस करना है वो किस पे करना है, नॉर्मल वाले कॉलम पे फोकस करना है। और नॉर्मल अगर आपका आ गया तो सारे क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट बच्चों इसमें, अब एक क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले बता दो कोई डाउट आ रहा है क्या। नो सर। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप का हम। एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन से एक बार बेटा और छोटा सा क्वेश्चन है ये देख लेते हैं, फिर अपन जो कॉन्सेप्ट पे किया उस कॉन्सेप्ट पे भी आ जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन, चलो। हाँ, ये बोल रहा है डिलाइट स्टोर्स, एक बार 9th क्वेश्चन कर लेते हैं फिर एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डिलाइट स्टोर्स सप्लाइज यू द फॉलोइंग डाटा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट, परचेज रिटर्न दी हुई है, सेल्स रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ जीपी ऑन नेट सेल्स फॉर द पास्ट ईयर। बहुत सिंपल सा है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, ये तो मतलब प्रैक्टिस के लिए नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको नेट सेल्स लेनी है, नेट परचेज लेनी है, उसका ध्यान रखना है। जीपी रेट सेल्स के ऊपर दी हुई है तो वो बहुत सिंपल सा निकल जाएगा, इसमें कोई डाउट होगा नहीं। और
आप कर लोगे, फिर भी मैं एक बार करवा देता हूँ कैसे होगा। देखो छोटा सा फॉर्मेट यहीं बना लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है आपका? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 3 लाख रुपीस। परचेजेस कितनी दी हुई है? 15 लाख। 1,000 माइनस टू परचेजेस 15 लाख, 1,000 1,000 माइनस कर देंगे तो 15 लाख आ जाएगी। यहाँ पे आपको सेल्स दी हुई है। सेल्स कितनी दी हुई है बेटा? 20 लाख 5,000। 20 लाख 5,000, 5,000 माइनस कर देंगे तो आउटर कॉलम में 20 लाख आ जाएगी। अब आपको क्या दिया हुआ है? जीपी आ जाएगा कितना? 20 लाख का 25%। 20 लाख का 25% कितना हो गया? 5 लाख। अब देखो आपके पास डेबिट साइड का पूरा अमाउंट आ गया है, तो डेबिट साइड में आपको क्या चाहिए? और कुछ नहीं सर। डेबिट साइड में आप लिख लो टोटल कितना हो गया? 3 और 5 8, 23। अब क्या करोगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर से 3 लाख रुपए का। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, और ये हम हमेशा किससे निकालेंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से, क्योंकि बेसिक पर्पस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का निकालने का वो नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पज क्या है कि हमें क्या निकालना है? वैल्यूएशन। क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। एबनॉर्मल वाला गुड्स अपन लेते हैं। हाँ बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 11 एक बार हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये अगर आपने किया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। On 15th June 2020, the premises of D. Ram were destroyed by fire, but sufficient record were saved from which the following particular were ascertained. आपको क्या दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर डे पे आग लग गई थी, और आग लगने से सारे रिकॉर्ड्स आपके जल गए हैं, तो अब हमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसके बदले में हमें क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। बेटा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 11th, ये एक नया चैप्टर और हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस क्लेम में भी ये चीजें आपको बहुत काम आने वाली है, तो इसको ढंग से कर लोगे तो इंश्योरेंस क्लेम आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, 15 जून को आपको प्रेमिसेस में आग लगी है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। स्टॉक दिया हुआ है 1 जनवरी का। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 31 दिसंबर का। परचेज रिटर्न दी हुई है, सेल्स रिटर्न दी हुई है, सेल्स ये दी हुई है। अब आपको बोल रहा है कि इन वैल्यूइंग स्टॉक फॉर बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर। अब देखो लैंग्वेज पढ़ना प्लीज, यहां से लैंग्वेज पढ़ना। मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाह रहा था कि अगर आपने ये लैंग्वेज समझ में आ गई ना आपको, ये तो आपका काम हो जाएगा। क्या बोल रहा है? इन वैल्यूइंग स्टॉक फॉर बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2019 रुपीज 2300 हैज बीन राइट ऑफ। राइट ऑफ करने का मतलब है इतना हमने माइनस कर दिया होगा। एक बार लिखते हैं इसको। आपने राइट ऑफ कितना किया है? राइट ऑफ कितना किया है? 2300। क्या बोल रहा है? इन वैल्यूइंग स्टॉक फॉर बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2019 2300 हैज बीन रिटर्न ऑफ फॉर द सर्टेन स्टॉक व्हिच वाज ऑफ ए पुअर सेलिंग लाइन हैविंग कॉस्टेड कितना? 6900। तो 6900 की कॉस्टिंग थी उसकी, उसमें से 2300 हमने क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। दैट मींस 6900 माइनस 2300, हमने इसको वैल्यू कितने पे कर रखा है? 4600 पे। ये लाइन आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। मैंने इतना लंबा आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, उसका रीजन ये था कि ये लाइन आपको समझ में आ जाए। भाई हमारा ओरिजिनल स्टॉक कितने का था? इसको इस तरीके से समझो, इसको इस तरीके से समझो कि हमारा ओरिजिनली स्टॉक कितने का था? बनाई थी पीडीएफ, आज वाली पीडीएफ कहाँ है बेटा? हाँ, अब समझना इसको। क्या बोल रहा है ये कि कॉस्टिंग कितनी थी? 6900। और एनआरबी कितनी रही होगी? आपने राइट ऑफ कितना किया है? 2300। किसमें से? 6900 में से। तो एनआरबी रही होगी 4600। तो आपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू उस पर्टिकुलर आइटम को कितने पे वैल्यू किया होगा? विच एवर इज लोअर, 4600 पे।
तो जो भी आपको ओपनिंग स्टॉक दिया होगा नेक्स्ट ईयर का, उसमें 4600 आपको क्या करना है, 4600 को क्या करना है आपको, एबनॉर्मल मानना है, एबनॉर्मल मानना है। जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा नेक्स्ट ईयर का, उसमें 4600 को आपको क्या मानना है, एबनॉर्मल मानना है। क्लियर है पॉइंट ये? बेटा ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? एक बार लैंग्वेज और पढ़ लो इसकी लैंग्वेज एक बार और पढ़ लो। इन वैल्यूइंग स्टॉक फॉर बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च, सॉरी December 2019, 2300 had been written off for the certain goods which was of a poor selling line, मतलब abnormal हो गया है या फिर उसका मार्केट में बिक नहीं रहा है। हैविंग कॉस्टेड कितना, 6900, कॉस्ट कितनी थी 6900, हमने राइट ऑफ कितना कर दिया है 2300, तो अब स्टॉक को वैल्यू कितने पे कर रखा है 6900 पे। ए पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वाज सोल्ड इन मार्च एट लॉस ऑफ इतना ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इतने the remainder of this stock was now estimated to be worth the original cost subject to the above exception. Gross profit had remained at uniform rate throughout. The stock always was 5800. Calculate the value of stock destroyed by the fire. Okay. अब आप मुझे एक चीज बता दो बेटा, क्या हम लोग स्टॉक की वैल्यू कर सकते हैं क्या? देखो दो चीजें हैं इसमें, दो चीजें हैं इस क्वेश्चन में। आपको इंफॉर्मेशन कैसे दी हुई है? आपके पास 2 साल दिए हुए हैं। पहला ईयर दिया हुआ है आपको, दैट इज 1 जनवरी 2019 टू 31 दिसंबर 2019। ओके, ये आपको इसकी फुल इंफॉर्मेशन है आपके पास। 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 की तो पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। अब आग किस दिन लगी है भैया? यहां पे ये तो पीरियड कुछ काम ही नहीं आया हमारे। आग लगी है यहां, कहां पे? 15 जून को। 15 जून को आग लग गई। अब ये बोल रहा है कि 15 जून को क्लोजिंग स्टॉक कितना था, उसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। 15 जून को क्लोजिंग स्टॉक कितना था उसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, तो वो बैलेंसिंग फिगर से होगी। ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम कर देंगे। बट सबसे पहली चीज, आप ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हो, वो भी तो मुद्दे की बात है। भाई आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, ये भी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। अगर मैं बोलता हूं कि 2020 में ग्रॉस प्रॉफिट की रेट क्या होगी, तो आप बोलोगे सर हमें क्या पता, मतलब तो क्वेश्चन में दियो ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, 15% है, या फिर इससे प्रीवियस ईयर में कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट हमने अर्न किया है, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हो सकता है। नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। बेटा आपको या तो प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया हुआ है तो आपको मैक्सिमम टाइम क्या करना पड़ेगा, उसे कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पर्टिकुलर ईयर का क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो, क्योंकि इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। फिर आप क्या निकालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकालोगे। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकल गई तो इस ड्यूरेशन का मेमोरेंडम ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बना के आप क्या निकाल सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हो। और फिर बोल रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन आपको इंश्योरेंस क्लेम के अंदर भी मिलेंगे, क्योंकि आग लगी, कितना स्टॉक जला, भाई वैल्यू निकालो, उससे तो आपको पैसा मिलेगा। तो इंश्योरेंस क्लेम के अंदर भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करना है। चलो करें हम। बेटा देखो मैं क्वेश्चन को फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। क्या हुआ है पहले एक बार सुन लो, फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ है कि भैया सपोज आज डेट क्या है, आज तो नहीं लेते हैं अपन, ऐसे मानते हैं कि मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या मिड ऑफ द ईयर आग लग गई, किसी भी रीजन से आग लग गई। अब आपके रिकॉर्ड्स भी जल गए, कुछ भी नहीं है आपके पास। आपको ये पता चल सकता है कि परचेज कितनी थी, सेल्स कितनी थी, एक्सपेंसेस कितना था, स्टॉक कितना है आपको नहीं पता है। अब स्टॉक निकालना है, दिक्कत ये आ गई। तो आप कैसे ना कैसे करके क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक लिख दोगे, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट आपके पास कहीं ना कहीं रखी होगी। तो ओपनिंग स्टॉक लिख दिया आपने, परचेज आपके पास आ गई, डायरेक्ट एक्सपेंस आपके पास आ गए, सेल्स आ गई। अब हमारे पास दो चीजें नहीं आई, क्या क्या, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आया और एक हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं आया। क्योंकि दोनों में से एक चीज होगी तो हम एक चीज निकाल लेंगे। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ है और क्या नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया है। दोनों चीज हमें चाहिए, क्योंकि या तो ग्रॉस प्रॉफिट हो या क्लोजिंग स्टॉक हो। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं कैसे, प्रीवियस ईयर का हमारे पास सारा डाटा होगा। प्रीवियस ईयर का हो सकता है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट भी हो, तो प्रीवियस ईयर का अगर हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट भी है
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे किससे, सेल से, तो हमारे पास क्या जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ जाएगी। अब इस साल की हमारे पास क्या रखी हुई है, सेल्स दी हुई है, तो क्या कर देंगे, सेल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेट से, तो क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन, पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 11 है ना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 11। सबसे पहला काम क्या करोगे बेटा, प्रीवियस ईयर का डाटा लेके आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। लो जी सर, ये बना दिया हमने। अब डायरेक्टली मैं बोलता हूं वैसे लिखते जाओ, क्या क्या लिखना है। सबसे पहले क्या आता है आपका यहाँ, ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस। यहाँ पे हम लोग परचेज अभी ले लेंगे, कितनी परचेज है, फिगर्स अभी ले लेंगे, ठीक है। माइनस अगर कोई परचेज रिटर्न दी हुई है, क्योंकि नेट अमाउंट लेना है, तो अगर कोई परचेज रिटर्न दी हुई है तो परचेज रिटर्न ले लेंगे। फिर यहाँ अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे। यहाँ हम लेंगे बाय सेल्स, सेल्स ले लेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से क्या, अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास बाय क्लोजिंग स्टॉक। एक एक चीज का फिगर लेते जाते हैं, हमारे पास क्या क्या है देखो, क्वेश्चन में क्या क्या चीज दी हुई है। स्टॉक दिया हुआ 1 जनवरी का 73,500 है ना, 73,500, ये लो साहब हमने लिख लिया। ओपनिंग स्टॉक है 73,500, और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है आपको, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 79,600। तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे 79,600, और इसमें से बेटा हम लोग माइनस करेंगे जो 2300 हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। ये ध्यान रखना, जो 2300 हमें राइट ऑफ करना है वो हम यहां से माइनस कर देंगे, ठीक है। और आपको सेल्स रिटर्न दी हुई है, परचेज नेट ही दी हुई है, परचेज लेस रिटर्न दी हुई है, सेल्स रिटर्न दी हुई है, तो कितना कितना दिया हुआ है 398। परचेज कितनी 398 ही है ना, परचेज 398 हमने लिख लिया यहाँ पे 398। सेल्स कितनी है हमारे पास, सेल दी है 487। डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास रिटर्न है ही नहीं। तो हाँ बेटा, सर ये क्लोजिंग स्टॉक में जो रिटर्न ऑफ जो अमाउंट है ना वो तो ऐड कर रखा है। ऐड कर रखा है, यस सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऑन 15 जनवरी, एक बार मेरे को पढ़ लेने दो बेटा पूरा। ऑन 15 जनवरी 15 जून 2020 द premises of D Limited was destroyed by fire. Sufficient record were saved from which the following particular were ascertained। ठीक है, स्टॉक हो गया अपने पास ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक है, सेल्स रिटर्न हो गया। इन द वैल्यू स्टॉक फॉर बैलेंस शीट एंड 31 मार्च हैड बीन रिटर्न ऑफ फॉर द वे ए पोर्शन ऑफ दिस स्टॉक, ये हो गया सब्जेक्ट टू द एक्सप्रेशन ग्रॉस प्रॉफिट एंड फ्रॉम द सीरीज स्टॉक सॉल्वेज जितना कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टोर, ये अमाउंट रिटर्न ऑफ, ठीक है। हाँ बेटा ऐड होगा, मैं बता रहा हूँ इसका रीजन, एक बार रुको, एक बार रुको, ये ऐड क्यों होगा, ऐड करेंगे इसको, गलती से कर दिया यहाँ पे। 79,600 प्लस 2300 819 ऐड होगा, इसका रीजन बेटा अभी दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और परचेज आ गई आपके पास, सेल्स कितनी है 487, एक बार आ जाओ 487। अब बेटा क्या होगा, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा इससे, एक बार ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, 487 प्लस 8190, ये हो गया 5,74,900, और इधर भी हम लिख देते हैं एक बार
5,74,900। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका नील है, यहाँ आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना बेटा कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर से, 97,400, 97,400। बेटा इसका रीजन मैंने उसको क्या कि क्वेश्चन को ढंग से देखा नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पे ऐड होने का रीजन क्या है, आपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर रखा है और क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर रखा है 23 राइट ऑफ करने के बाद। आप ढंग से पढ़ोगे क्वेश्चन को तो 23 राइट ऑफ करने के बाद वैल्यू कर रखा है, तो उसको वापस से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर में हमने क्या करना है, एग्जैक्ट फिगर पे उसको एक बार लेके जाना है। अगर लास्ट ईयर में हमने राइट ऑफ कर रखा है तो उसको एक बार वापस से ऐड करना पड़ेगा। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 2300 हमारा क्या था, राइट ऑफ कर रखा था, तो एक्चुअल में स्टॉक कितने का था, 2300 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैसे निकलती है, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कैसे आएगी, आपकी जो भी नेट सेल्स है उसको डिवाइड कर दो किससे, जीपी से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। नेट से ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका, सॉरी उल्टा लिख दिया, क्या होगा, जीपी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। जीपी कितना है आपका 97,400 डिवाइड बाय 487 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास क्या आ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट की रेट एक बार आ गई आपके पास, कितनी आ रही है, 20% आ रही है 20% आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट की रेट आ गई, तो आगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। प्लीज ध्यान से सुन लेना, ये जो प्रॉब्लम करेगी आपको वो करेगी ये वाला पॉइंट। इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इस वाले पॉइंट पे आपको ध्यान देना है कि अगर प्रीवियस ईयर में हमने क्या कर रखा है, कोई भी एबनॉर्मल स्टॉक है उसको हमने कम पे वैल्यू कर रखा है, अगर उसको राइट ऑफ करके कर रखा है तो उसको एग्जैक्ट फिगर पे लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से प्लस करना पड़ेगा। आप लैंग्वेज एक बार वापस से पढ़ लेना चाहिए। इन वैल्यूइंग स्टॉक फॉर बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2019, हम जब 2019 का मतलब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर रहे हैं तब 2300 हैज बीन रिटर्न ऑफ फॉर दी सर्टेन स्टॉक व्हिच वाज ऑफ पुअर सेलिंग लाइन हैविंग कॉस्टेड टू रुपीज 6900। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका पहले क्या करेंगे, उसको एक्चुअल स्टॉक पे लेके जाएंगे। और एक और चीज बता दूं बेटा, कई बार क्या होगा अगर आपने राइट ऑफ नहीं कर रखा है, मतलब इसके दो थॉट होते हैं, दो थॉट हो सकते हैं आपके पास। अगर आपने राइट ऑफ नहीं कर रखा है, कई बार कई क्वेश्चंस में या फिर सीए के अंदर इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो बता देता हूं मैं आपको, कि अगर आपने राइट ऑफ नहीं कर रखा है तो उसको पहले राइट ऑफ करते हैं वो लोग, मतलब अगर आईसीआई के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो राइट ऑफ करते हैं। आपको बीकॉम में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बीकॉम में ऑलरेडी राइट ऑफ कर रखा है तो आप क्या करोगे, उसको एड ऑन कर दोगे वापस से। अदरवाइज क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर का स्टॉक है उसमें फिर हमें कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या करोगे, पहले ये देखोगे कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट पे ही उसको रिकॉर्ड करते हुए जाओगे। अब हमारे पास 20% रेट आ गई, बहुत सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। अब क्या किया इन्होंने, अब देखो ओपनिंग स्टॉक को किस तरीके से लिखा है, ओपनिंग स्टॉक को किस तरीके से लिखा है इन्होंने, जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक था लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, 69,600 प्लस 2,300 दैट इज 81,900, उसको अलग अलग करके लिखा है इन्होंने। कैसे, ओपनिंग स्टॉक कितना है 75,000 नॉर्मल का है और एबनॉर्मल का कितना है 6,900 है। ओके, अब हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट चाहिए वो किस पे चाहिए, नॉर्मल सेल पे, एबनॉर्मल सेल पे, बेटा बताओ मुझे, नॉर्मल सेल पे चाहिए, एबनॉर्मल सेल पे चाहिए, हमें नॉर्मल सेल पे चाहिए। अब देखो इस ड्यूरेशन की आपको सेल्स दी हुई है क्वेश्चन में, इस ड्यूरेशन की आपको सेल्स दी हुई है, इस ड्यूरेशन की सेल्स दी हुई है, वो कैसे निकाली है, इस ड्यूरेशन की सेल्स दी हुई है आपको 2,31,200, इस पे फोकस कर लो एक बार, आपको कितनी दी हुई है 2,31,200। इसमें से मुझे एबनॉर्मल सेल को क्या करना है, अलग करना है, नॉर्मल को अपने पास रखना है। अगर नॉर्मल सेल आ गई तो उसके ऊपर जीपी रेशियो निकाल देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और बैलेंसिंग फिगर से हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब हमारे पास नॉर्मल सेल कितनी है 2,31,200, नॉर्मल सेल कितनी है 2,31,200, इसमें से हमें एबनॉर्मल को माइनस करना है, एबनॉर्मल को अलग करके रखना है, क्योंकि एबनॉर्मल के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं लगेगा। देखो अब क्या बोल रहा है, ए पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वाज सोल्ड इन मार्च एट लॉस ऑफ 250 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3,450, मतलब
कोई गुड्स था जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 3420 रुपए, और उसको आपने 3450 रुपए थी, उसको आपने 250 रुपए के लॉस पे बेचा है, 250 रुपए के लॉस पे बेचा है। इसका मतलब आपने 3200 रुपए में एबनॉर्मल सेल की है। बेटा लैंग्वेज को पढ़ना वापस से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आपका एबनॉर्मल जो आइटम था कितना, 6900 का जो एबनॉर्मल आइटम था उस एबनॉर्मल आइटम में से आपने क्या किया है, 3450 रुपए की कॉस्ट थी, उसको 250 रुपए के लॉस पे बेचा है। मतलब क्या हुआ, 3450 माइनस 250, सेल कितने की हुई भाई, कॉस्ट 3450 है, 250 रुपए का आपको लॉस हुआ, तो आपने 3200 में बेचा। तो हम क्या करेंगे, 3200 माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग जो सेल होगी वो कौन सी हो जाएगी, आपकी नॉर्मल सेल हो जाएगी। अब नॉर्मल सेल पे क्या करोगे आप, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लोगे, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। सॉरी, क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर। ठीक है, कल हम लोग नई टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। एक बार लिख लो होमवर्क क्या करना है आपको। देखो हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के अंदर लिफो फिफो वेटेड एवरेज किया था, वो रॉ मटेरियल में भी हो सकता है और स्पेयर और स्टोर्स में भी हो सकता है। तो स्पेयर और स्टोर्स वाला ये क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में डाल लेना, मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है। आदर लिफो फिफो के क्वेश्चन है उसी तरह से होंगे, लिफो फिफो वेटेड एवरेज की तरह ही होगा। सर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दो जिसके अंदर सारी मेथड लगते हो। बेटा लग रही है ना ये वाला, इसमें तीनों मेथड लग रही है ना आपके पास, ऐसा नहीं होगा, अलग अलग टाइप के। जैसे ये वाला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन अलग टाइप का है आपके पास, 12 क्वेश्चन अलग टाइप का है, अब 13 और 12 क्वेश्चन है वो अलग टाइप का है। अब जैसे 15th क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन फिर वापस से आपका कौन सा हो गया जो हमारा लिफो फिफो वाला है, तो 15th क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो, 15 क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, 15 क्वेश्चन भी आप होमवर्क लिख सकते हो, 15 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा आपका, लिफो फिफो का ही है। ये दिया हुआ ना पर मेट्रिक टन है ये, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आराम से कर सकते हो। पर पीस होता है, पर मेट्रिक टन दिया हुआ है आपको। लिफो फिफो का और कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। लिफो फिफो वेटेड एवरेज के 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो तीनों आप लोग कर लेना, आराम से हो जाएंगे। नहीं हो तो कल एक बार मेरे से पूछ लेना प्रॉब्लम। 12 आपको करना है, देन 15 आपको करना है, देन एक और इलस्ट्रेशन दिया हुआ है वो देख लेना आप लोग, क्या है क्या, ये हाँ ये रहा, दैट इज इलस्ट्रेशन 2। ये होमवर्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक अभी अपन ने किया ट्रेडिंग पीएनएल वाला, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मेथड वाला, वो आ सकता है। और एक अपन इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कल अपन कौन सा टॉपिक एक बार, मतलब कौन से क्वेश्चंस अपन को कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि बिफोर और आफ्टर अपन क्या कर रहे हैं, स्टॉक काउंट कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर ओवर हो जाएगा। कल मिलते हैं बच्चों, तब तक बाय बाय, टेक केयर।